बात है मरगला नेशनल पार्क की, जिसे आप जानते हैं कि एक लंबे अरसे से वहाँ पर गैर कानूनी तामीरात का मामला जो है वो वक्तन फ़वक्तन उठता रहा है। पिछले साल आपको याद है सितंबर में सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट दी जिसमें कहा कि वहाँ पे जो रेस्टोरेंट्स हैं उन्हें गिराया जाए। दो रेस्टोरेंट मुनाल और ला मोंटाना उसको गिराया गया और उसके बाद से एक मुहिम चल पड़ी है वहाँ पे माहौलियाती कारकुनों के ख़िलाफ़, जिन्हें टारगेट किया जा रहा है कि आप यहाँ पे कारोबार दुश्मन हैं और आप जो है फजूल की जो आर्ग्यूमेंट्स लेके आते हैं उससे उसकी मुखालफत हो रही है। तो इन्वायरमेंटलिस्ट कहते हैं कि मरगला नेशनल पार्क का एरिया, जो कि आप समझें कि 43,000 एकड़ है और उसमें शकरपड़ियाँ आ जाता है, बनी गाला है, रावल झील है, छत्तर का इलाका है, संगजानी है, इतना वसी इलाका है, एक कुदरती तोहफ़ा है बायोडाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, वाइल्ड लाइफ के लिहाज से, और बड़ी बात कि इस्लामाबाद के शहरियों के लिए इसे वहाँ का लंग्स तस्वुर किया जाता है, एक सेहतमंद माहौल के लिए। लेकिन हमारे वेस्टेड इंटरेस्ट हमेशा की तरह जो है वो वहाँ पे कमर्शियल डेवलपमेंट्स करना चाहते हैं, तामीरात करना चाहते हैं, रेस्टोरेंट बनाना चाहते हैं, दफातर, होटल, हाउसिंग स्कीम्स बनाना चाहते हैं। तो मुकाबला जो है नहीं है, 180 के करीब स्ट्रक्चर्स हैं, एक तो बने हुए हैं लेकिन मज़ीद भी वहाँ पे बनाना चाहते हैं और उसमें कोई छोटे मोटे लोग इन्वॉल्व नहीं हैं। जो रिपोर्टिंग कुछ मैंने देखी है तो उसमें आप समझें कि फेडरल सेक्रेटरी लेवल के लोग, एक्स IG इस्लामाबाद, एक्स IG खैबर पख्तूनख्वा, FIA के अहलकार, मतलब एक बड़ा गेम है वहाँ पे जहाँ पे लोगों का इंटरेस्ट है कि हम इन पहाड़ियों पर कब्ज़े करते जाएँ, तामीरात बनाते जाएँ। तो मामला है क्या? हमारे यहाँ ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक फैक्ट फाइंडिंग मिशन तरतीब दिया। वो इस इलाके में गए पिछले माह फरवरी में। उन्होंने जाके अफसरान से भी बात की, एक्टिविस्ट से भी बात की और एक रिपोर्ट जारी की है। उस रिपोर्ट में भी ये बात सामने आई है कि यहाँ पर इन्वायरमेंट का जो तहफ़्फ़ुज़ है उसे किस तरह सिस्टमेटिकली समझें कि नामुमकिन बनाया गया है। मज़ीद इसकी तफसील लेते हैं। हमें यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं लॉयर हैं खुर्रम जावेद, जो कि काफ़ी अरसे से मरगला के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरगर्म रहे हैं। खुर्रम साहब, जो लुब्बे लुबाब है HRCP की फाइंडिंग्स का, पहले अगर वो बता दें तो फिर हम आगे बात शुरू करते हैं। एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट दी थी 2024 में। 19/2024 एक ज़ो मोटो केस था जिसमें इस चीज़ का नोटिस लिया गया था कि मारगला हिल्स एरिया जो है इसमें जो इलीगल एक्टिविटीज़ कंस्ट्रक्शन के हवाले से और वाइल्ड लाइफ पोचिंग और उनकी कंजर्वेशन के हवाले से, तो सबसे पहले जो इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड था उसने जोर दिया कि जो इलीगल एक्टिविटीज़, जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ वहाँ पे हैं, पहले उनको रोका जाए। तो सबसे पहले जो वो आया वहाँ पे मोनाल रेस्टोरेंट जो था वो, और साथ में ला मोंटाना, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग जा रहे थे और नेचर को वो डिस्टर्ब कर रहे थे। तो इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड का अपना एक मैंडेट था, लेकिन चूंकि यहाँ नेचर डिस्टर्ब हो रहा था सबसे ज़्यादा, तो सुप्रीम कोर्ट ने मोनाल रेस्टोरेंट को डिमोलिश करने का ऑर्डर कर दिया और साथ ही साथ उन्होंने ला मोंटाना और इसके अलावा जो मोर देन आलमोस्ट 200 के करीब जो कंस्ट्रक्शन हुई है उनको भी ख़त्म करने का ऑर्डर किया। तो वहाँ से एक जंग छिड़ पड़ी ऐवान के इक़्तिदार ऐवान में, और वहाँ ये चीज़ की जी क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि CDA चाहता है कि ये मारगला हिल्स को खुद ही अपने कब्जे में लेकर और ये इसको ऑपरेट करें। इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड चूँकि एक इंडिपेंडेंट बोर्ड था लेकिन उसके पास रिसोर्सेज कम थे, जिसकी वजह से वो इतना फ़ाल ना हो सका। इस चीज़ को समझने के लिए हम सबसे पहले अगर हम देखा जाए कि एक कानून है, इस्लामाबाद को मुख्तलिफ जोन्स में तकसीम किया गया है, जोन 1, 2, 3, 4, 5। तो जोन 3 जो है वो मारगला हिल्स और मारगला हिल्स नेशनल पार्क, जो कि शकरपड़ियाँ, रावल लेक और मारगला हिल्स में को डिफाइन करता है। अगर हम इसको पहले समझ लें कि जी ये एक्ट क्या है, जो 1979 का वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट एक्ट था और 1992 का इस्लामाबाद जोनिंग जो रेगुलेशन है। सबसे पहले अगर हम इसको देखते हैं कि जो ग्रीन एरिया है इस्लामाबाद में, उसको नेचर को प्रिजर्व करने के लिए एक लॉ बनाया गया था और फिर उसको
2015 में एक जो ऑर्डिनेंस 1979 का था उसको 2015 में नोटिफाई करके इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड के हवाले कर दिया था मार्गला हिल्स को। तब से एक जंग छिड़ पड़ी थी CDA के दरमियान और वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड के दरमियान, और आज उसका ये हुआ कि इस वक्त वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड जो है वो डिसफंक्शन हो चुका है। उसको ब्यूरोक्रेट्स ने टेक ओवर कर लिया है, जो कि इंडिपेंडेंट एक बोर्ड था जिसमें रायना सईद थी और भी इन्वायरमेंटलिस्ट थे, उनको वहाँ से हटा दिया गया है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा माफिया है जो नहीं चाहता कि ये मार्गला हिल्स रह जाए। हर कोई चाहता है इसको ग्रैब करना, इसकी ज़मीन को ग्रैब करना। यहाँ पे वो हंटिंग करना चाहते हैं, पोचिंग हो रही है, वाइल्ड लाइफ को मुतासिर किया गया है, यहाँ पे आग लगाई जाती है। हमारे जो इंफॉर्मेशन के मुताबिक पर्पसली आग लगाई जाती है। इसके पीछे एक बहुत बड़े, क्योंकि 3-3.5 हज़ार इन्होंने डेली वेजेस पे लोग भर्ती किए होते हैं जो आग बुझाने का वो लोग काम नहीं करते लेकिन वो पैसे लेते हैं। CDA इसके लिए मैं उन चीज़ों में नहीं जाना, लेकिन जो हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक इसको पर्पसली यहाँ पे आग लगाई जाती है ताकि फंड्स लिए जा सके। अच्छा खुर्रम साहब, ये जो HRCP की रिपोर्ट है इसमें एक जगह ये भी जिक्र है कि जो हमारे यहाँ इन्वायरमेंटलिस्ट जो जंगलात और जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ की बात कर रहे थे, उनके ख़िलाफ़ बाकायदा मुहिम चलाई गई, उनके बैनर्स पोस्टर्स इस्लामाबाद में आवेज़ा किए गए, उनको धमकियाँ दी गई। थोड़ा ये बताएंगे कि इस मुल्क में कितना मुश्किल है इन्वायरमेंट के लिए आवाज़ उठाना? बेसिकली इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो एजेंसीज अगर काम करती हैं वो काम नहीं, अगर कोई काम करता है फिर उनको काम करने नहीं दिया जाता। रायना सईद एक बहुत अच्छी इन्वायरमेंटलिस्ट थी जिनको वहाँ से अपने ओहदे से भी हटा दिया गया, और फिर यहाँ तक नहीं, उनको धमकियाँ भी दी गई, उनके घर पे पथराव किया गया, उनको हरास किया गया, उनके डेफेमेशन की गई, बहुत ज़्यादा उनको तंग किया गया और उनको पीछे हटना पड़ा क्योंकि वो एक औरत ज़ात भी हैं और हमारे मुल्क में औरत को फिर पीछे धकेलना बहुत आसान हो जाता है। हालांकि वो बहुत अच्छा काम कर रही थी, और उनके बाद ये जो बोर्ड है डिसफंक्शन हो चुका है, ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में आ चुका है, और इस वक्त इस बोर्ड का इस्लामाबाद जो मार्गला हिल्स है उसका कोई वली वारिस नहीं है। अच्छा, मैं आपसे एक और चीज़ पूछना चाहता हूँ। एक तो ये है कि 79 के एक्ट की आपने बात की, 43,000 एकड़ को महफूज करार दिया गया वाइल्ड लाइफ के लिए और इस्लामाबाद शहरियों की अमानत के तौर पे। ग्रेट। अब ये हुआ है कि पिछले इन 40-45 सालों में फैक्ट्स ऑन द ग्राउंड, अब वो जायज़ नाजायज़ मैं उसकी बहस में नहीं जा रहा हूँ, तकरीबन 180 स्ट्रक्चर हैं, और ह्यूमन राइट्स वालों की जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है उसमें कुछ इमारतों का जिक्र सुन के मेरा मुँह खुले का खुला रह गया कि अच्छा, यानी उसमें के मुताबिक नेशनल पार्क का जो डेजिग्नेटेड एरिया है उसमें सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग आ रही है, इस्लामाबाद क्लब आ रहा है, पाकिस्तान मोनूमेंट आ रहा है, पाक चाइना फ्रेंडशिप सेंटर भी आ रहा है। अब प्रैक्टिकली इसका सलूशन क्या हो सकता है कि ये तो फैक्ट्स ऑन द ग्राउंड है, प्लस होटल्स वगैरह रिजॉर्ट्स वो तो अलग हैं, तो ये भी क्या बात हो रही है कि इसको नेशनल पार्क के एरिया को रीडिफाइन किया जाए, रिड्यूस किया जाए, इसलिए कि ये जो बिल्डिंगें हैं इनको आप कैसे ख़त्म कर सकते हैं? एग्जैक्टली सर, इसके लिए सबसे पहले पार्क की बाउंड्रीज डिफाइन करनी चाहिए। जब तक वो बाउंड्रीज डिफाइन नहीं की जाती तब तक ये चीज़ मुकम्मल नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे इंफॉर्मेशन 26 किलोमीटर की इसकी बाउंड्रीज हैं, जो सर्वे ऑफ पाकिस्तान 1904 और 5 की GD शीट्स के मुताबिक अगर सर्वे होता है तो तमाम चीज़ें खुल जाएंगी। अब यहाँ पे मसला ये है कि ये सर्वे करते हैं रेवेन्यू की बेस पे, और यहाँ पे मैं एक चीज़ मेंशन करूँगा कि पाकिस्तान के चारों सूबे डिजिटलाइज हो गए हैं, उनका रिकॉर्ड कंप्यूटराइज हो चुका है, लेकिन इस्लामाबाद वो जो शहर इक़्तिदार है वो आज तक कंप्यूटराइज नहीं हो सका, और यही वजह है कि इसकी बाउंड्रीज का कोई पता नहीं चलता। मार्गला हिल्स में कोई भी इंक्रोच कर जाता है। बहुत सी सोसाइटीज़ बन रही हैं जिसमें बहुत बड़े नाम हैं, जिसमें हमारे इस्टेब्लिशमेंट के और काफ़ी सारे लोग जो कि मार्गला हिल्स में इंक्रोच कर रहे हैं, और बेसिक वजह यही है कि ये कंप्यूटराइज नहीं है और इसकी बाउंड्रीज डिफाइन नहीं है, जिसकी वजह से आज तक ये चीज़ कभी एक बहस छिड़ पड़ी है कि जी जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं वो भी जोन 3 में बनी हुई हैं जो कि मार्गला हिल्स का हिस्सा है। अब इसके लिए कोई लॉ बनाना चाहिए। चलो जो हो गया, अब उसके लिए तो हम क्या कर सकते हैं, लेकिन जो आने वाली नस्लें उसको तो इस चीज़ों को प्रोटेक्ट करना है। ये लंग्स ऑफ इस्लामाबाद एंड रावलपिंडी हैं जी, लेकिन एग्जिस्टिंग को तो अगर हम बचा लें एक इंडिपेंडेंट कंजर्वेशन बोर्ड के जरिए, ताकि ये चीज़ बच जाए। हाँ, लेकिन अगर किसी का फायदा इसमें है कि इन फेफड़ों को काट के बेच दो
तो फिर ये बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। जैसे आपने सवाल पूछा था कि एनवायरनमेंट के लिए आवाज़ उठाना कितना मुश्किल काम है। आपको बाबा मैंग्रोव याद है? हाँ, क्या हुआ था, उनको कत्ल किया था। जहाँ ये जो बात हुई लैंड रिकॉर्ड की के हद क्या है, परवीन रहमान ये काम कर रही थी कराची में, एक तरह से वो भी इसी तरह की चीज़ में है ना। अच्छा खुर्रम साहब, बात जब हम करते हैं मरगला हिल्स की तो सबसे पहले लोगों के जहन में बात आती है मोनाल की या फिर ला मोंटाना की। आपने हवाला दिया 2024 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का। अब उससे 2 साल पहले एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला भी आया था जिसमें उन्होंने कहा था, मतलब कि बिल्कुल मोनाल, बिल्कुल ला मोंटाना, उन्होंने ये भी कहा था कि जो मरगला हिल्स ग्रीन्स गोल्फ क्लब है उसको भी आप टेक ओवर करें, क्योंकि ये भी मरगला हिल्स नेशनल पार्क के हुदूद में आता है। तो जो दोनों मोनाल के जो सीईओ हैं और ला मोंटाना के जो ओनर हैं, उनकी एक शिकायत ये थी कि जी ठीक है, आप हमें तो निशाना बना रहे हैं, गोल्फ क्लब का क्या होगा, या वो 100 से ज़ायद जो दूसरी कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं उनका क्या होगा। तो आई मीन हाउ बिग इज दिस पाई आपकी नज़र में? सर, इसमें एक मज़े की बात यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट में भी चेंजेस हुई, अब हमने इम्प्लीमेंटेशन पिटिशन के अलावा हमने कुछ कंटेम्प्ट पिटिशन भी डाली हुई है। 2/2025 हमारी एक कंटेम्प्ट पिटिशन नंबर लगा हुआ है, लेकिन 4 महीने हो गए हैं वो नहीं लग रहे। और सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट थी लैंडमार्क, उसमें सिर्फ इसकी डेमोलेशन नहीं थी कि इसको मोनाल को, ला मोंटाना को ख़त्म, लेकिन उसके साथ साथ इस साइट को वाइल्ड लाइफ की पॉसिबल प्रिजर्वेशन के लिए और एजुकेशन पर्पस के लिए यूज़ होना चाहिए, जो चीज़ अभी तक वो भी नहीं हो रही। इसके अलावा जो और इलीगल और कमर्शियल एक्टिविटीज़ थी उनको भी रोकने का कहा गया था, वो भी आज तक हो रही है। सीडीए उसके ऊपर भी खामोश हो जाता है क्योंकि बहुत बड़े बड़े लोगों का स्टेक है इसमें। जो 180 स्ट्रक्चर्स हैं सर, ये किसी आम बंदे की नहीं है, ये एक बहुत बड़े बिग शॉट्स की हैं, बहुत ज्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। तो यहाँ आके कानून भी खामोश हो जाता है। जैसे पहले आपने कहा ये काम छोटे लोग कर नहीं सकते कि मरगला नेशनल हिल्स का कोई वाली वारिस नहीं है, तो ये तो जिससे यहाँ हो जाती है वारिस हैं। हाँ, जो ये 180 वही वाली वारिस हैं, पार्क के नहीं है, वो अपने मफादात के हैं। तो खुर्रम जावेद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे हम लेंगे एक ब्रेक, वापस आएंगे तो फिलहाल शुमाली इलाकों में ही रहेंगे और बात करेंगे कि वहाँ पे बर्फ़बारी क्यों कम हो रही है। वेलकम बैक। आजकल हमारे मुल्क में पानी पर तनाज़ा चल रहा है। सिंध और पंजाब के दरमियान एक ताज़ा रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कहा गया है कि हमारे यहाँ बर्फ़ भी पहाड़ों में कम पड़ रही है पिछले चंद सालों में, और अगर यही रुझान रहा तो ज़ाहिर है कि जब कम बर्फ़ होगी तो कम पानी होगा, और ये दरियाई पानी जब कम होगा तो आपस के तनाज़ात जो हैं वो मज़ीद गंभीर हो जाएंगे। तो ये तहकीक है, एक इदारा है नेपाल में बेस्ड इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट, उन्होंने ये तहकीक की है और उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट जारी की जिसमें कहा गया है कि कोहे हिंदू कुश और हिमालय में बर्फ़बारी की कम तरीन सतह नोट की गई है, जिससे इस पूरे ख़ित्ते में कोई 2 अरब आबादी का जो मुस्तकबिल है वो दाव पर पड़ सकता है। ये जो ख़ित्ता है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये पहाड़ी सिलसिला है जो समझें कि म्यांमार से लेकर अफ़गानिस्तान तक जाता है, और उसमें हमारा इंडस बेसन भी आता है। और रिपोर्ट के मुताबिक इंडस बेसन में भी उन्होंने कहा कि पिछले 3 बरसों के दौरान सिग्निफिकेंट कमी आई है बर्फ़बारी में। तो ये किस तरह से स्टडी हुआ और ये हमें क्या बताता है कि हमारे ग्लेशियर्स का मुस्तकबिल क्या है, बताने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस रिपोर्ट के जो मुसन्निफ़ हैं शेर मोहम्मद साहब। उनका ताल्लुक़ गिलगित बल्तिस्तान से है, होते वो काठमांडू में हैं, आजकल आए हुए हैं गिलगित बल्तिस्तान, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। शेर मोहम्मद साहब, सबसे पहले बताइएगा 2 या 3 जो सबसे ग्लेयरिंग पॉइंट्स हैं इस रिपोर्ट के जो आपने तरतीब दी है। जी बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए। ये रिपोर्ट जो है ये पिछले साल से हमने स्टार्ट किया है कि विंटर में जो स्नो पड़ती है पूरे एच रीजन में, हम एनालाइज करते हैं कि जो स्नो इस रीजन में पड़ी है माउंटेन्स पे उसकी मकदार कितनी है कंपेयर टू हिस्टोरिक रिकॉर्ड्स। पिछला साल फर्स्ट टाइम था जब हमने असेस किया, और ये दूसरी दफ़ा है, और हम रेगुलरली ये रिपोर्ट जो है जारी करेंगे। इस साल का जो सबसे मेजर जो स्ट्राइकिंग पॉइंट है वो है कि इस दफ़ा
ऑन एवरेज HKH रीजन में सबसे लोवेस्ट स्नो परसिस्टेंस है कंपेयर टू पिछले 23 साल के मुकाबले में। 23 साल का हम इसलिए ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हमारे पास डेटा 23 साल का है, जो सैटेलाइट डेटा हम यूज कर रहे हैं वो 23 इयर्स का है। इसके अलावा अगर हम इंडस की बात करें तो चूंकि पाकिस्तान में पानी इंडस रिवर में अपर इंडस बेसिन से आता है और ये हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इंडस बेसिन में पिछले साल लोवेस्ट था हिस्टोरिक रिकॉर्ड का और ये इस साल सेकंड लोवेस्ट है। तो अभी इस साल कोई 16% बिलो नॉर्मल स्नो है इंडस रिवर बेसिन में, और ये स्नो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसकी वजह ये है कि जो एनुअल रन ऑफ है, जो पानी रिवर इंडस में आता है, वो तकरीबन जो जितना रेनफॉल से आता है तकरीबन उतना ही स्नोफॉल से आता है। अब मैं एक्चुअली, अब क्योंकि मौका मिला है, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं। अच्छा, एक मैं बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ रहा था, ये कई साल पहले पढ़ी है, और ये एक सदियों पुराना एक तरीका है जो गिलगित बल्तिस्तान में ओरली लोगों को सिखाया जाता है, और वो है कि देखो, एक तो है जो मौजूदा ग्लेशियर है, जहाँ ग्लेशियर नहीं है और जहाँ आपको पानी की ज़रूरत है वहाँ पर ग्लेशियर्स को बाकायदा पैदा भी किया जाता है। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, जैसे उनके लिए दो किस्म के ग्लेशियर होते हैं, एक मेल ग्लेशियर है और एक फीमेल ग्लेशियर है। मतलब सच, मतलब अच्छा चलिए आ गए हैं तो अच्छा शेर मोहम्मद साहब, अपनी बोलती बंद करता हूँ। ये भी हम बात करेंगे, लेकिन मैं एक सवाल करना चाह रहा हूँ शेर मोहम्मद साहब आपसे कि ये जो आपने नोटिस किया है कि बर्फबारी में कमी हुई है इंडस बेसन के हवाले से भी, तो इसकी वजूहात क्या सामने आई हैं? सबसे बड़ी वजह यह है कि अगर हम हिस्टोरिकली देखें, इस रीजन में विंटर सीजन नॉर्मली स्टार्ट होता है अक्टूबर नवंबर से और मार्च अप्रैल तक। ये एक्सटेंडेड पीरियड है जिसमें स्नोफॉल होती है विंटर सीजन में। लेकिन अगर पिछले कुछ सालों में हम देखें तो स्नोफॉल थोड़ी लेट स्टार्ट होती है। विंटर सीजन उस तरह का नहीं रहा जिस तरह नॉर्मली होता है। पिछले साल भी और इस साल भी अगर देखें तो इस साल लेट जनवरी में स्नोफॉल स्टार्ट हुआ है। उससे पहले जो विंटर सीजन है तकरीबन ड्राई रहा, जिसकी वजह से और अगर पहले विंटर पीक विंटर या बिफोर व्हेन विंटर स्टार्ट अगर उस टाइम से स्नोफॉल नहीं होती तो इतनी जो है वो कम्पैक्ट नहीं होती और ग्राउंड पे स्टेबल नहीं रहती। इसका मतलब है कि लेट अगर स्नोफॉल होती है तो वो जल्दी मेल्ट हो जाएगी। तो ये जो कम स्नोफॉल हो रही है, क्या इसका ताल्लुक ग्लोबल वार्मिंग से है या इसके कोई और रीजंस हैं? जी बिल्कुल, ग्लोबल वार्मिंग से इसका ताल्लुक है। जो ग्लोबल सर्कुलेशन है वो डिस्टर्ब होती है, जिस तरह वेस्टर्ली जो मेडिटेरेनियन सी से जो हवाएं आती है जिसकी वजह से यहाँ स्नोफॉल होती है विंटर सीजन में, वो डिस्टर्ब हो रही है। वो अब उस तरह से नहीं रही वो पैटर्न, जिसकी वजह से यहाँ पे कम स्नोफॉल हो रही है और जो विंटर सीजन है वो श्रिंक हो रहा है। इस तरह विंटर के बाद फौरन समर सीजन स्टार्ट हो जाता है, तो वो जो स्प्रिंग सीजन था वो भी काफी शॉर्ट हो रहा है। ठीक है, तो ठीक है। ये तो ये देखें, ये मौसमियाती तब्दीली का शाखसाना है ना। ये भी मैं ये जानना चाहता हूँ शेर मोहम्मद साहब के आपने क्या सुना है या आपकी अपनी क्या ऑब्जर्वेशन है कि ये जो हिमालय बेसिन है इसमें 20 साल पहले विंटर सीजन कितने महीने का होता था और आजकल कितने महीने का होता है? जी बिल्कुल, अगर आप पिछले तकरीबन 15-20 साल पहले चले जाएं तो अक्टूबर से स्नोफॉल स्टार्ट हो जाता था, अक्टूबर या नवंबर से, और मार्च अप्रैल तक इस सीजन में बर्फबारी होती। अभी रिसेंटली दिसंबर तक, ऑलमोस्ट टिल दिसंबर कोई स्नोफॉल नहीं होती, बड़ी लेट स्नोफॉल स्टार्ट हो जाती है, तो काफी शॉर्ट रह गया है जो विंटर सीजन है। ये हमने डेटा के थ्रू भी ऑब्जर्व किया है और मैं अभी कुछ दिनों से गिलगित बल्तिस्तान में हूँ, तो मैंने यहाँ पे लोगों से भी बात की, तो उन्होंने भी, जो लोकल रेजिडेंट है जो इन हाई एल्टीट्यूड में रहते हैं, हुंजा, गिलगित और असोर रीजन में, तो वो भी यही कह रहे हैं कि पिछले अगर 10-15 साल पहले वैलीज में जहाँ बर्फबारी होती थी, अब वहाँ पे कोई बर्फबारी नहीं होती, ड्राई रहता है पूरे सीजन में। अच्छा, ये 6 महीने से 4 महीने। शेर मोहम्मद का शुक्रिया अदा कर लें, है ना? और सिर्फ ये बात कि देखें, ये हम जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या तब्दीली हो रही है, स्पेशली हमारे नॉर्थर्न एरियाज़ में। और अभी इन्होंने एक बात पहले मुझे बताई जब मैं फ़ोन पे बात कर रहा था कि
ये मत भूलें कि आर्कटिक और एंटार्क्टिका, उसके बाहर ये जो हमारा खित्ता है सबसे ज़्यादा ग्लेशियर्स जो हैं यहाँ पर नॉर्थ पोल, और वो तेज़ी से मेल्ट, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, इसको कहते हैं थर्ड पोल। दिस इज द थर्ड पोल। मैंने जो सवाल पूछा उससे अंदाज़ा हुआ कि 6 महीने का विंटर सीज़न रिड्यूस होके 4 महीने का रह गया है, जिसमें बर्फ़ पड़ती है। और ये जो विंटर सीज़न है रिड्यूस होने की वजह से जो कैलेंडर है प्रैक्टिकली शिफ्ट हो गया है। मतलब अप्रैल में जो मौसम होना था वो मार्च में होता है और अप्रैल में वो मौसम होता है जो मई में होना था। देखिए सर, आप पूरे मुल्क को ले लें एक सेकंड के लिए। हम यहाँ पर तो हम पूरे खित्ते की बात करें, हम सिर्फ पाकिस्तान की बात करें। पिछले हफ्ते इस्लामाबाद में हमने क्या देखा है? ऐसे ओले जो मेरा ख्याल है कि ओलों के गोले इस्लामाबाद की तारीख में किसी ने नहीं, मौजूदा आबादी की जिंदगी में नहीं पड़े। चाहिए बिल्कुल, एब्सोल्युटली। यहाँ सिंध में, मतलब साउथ में हम क्या देख रहे हैं? गर्मी, हीट वेव। आपने वही बात की ना कि यार जो मई का मौसम है वो अप्रैल में है ना, ये जून का मौसम हम अप्रैल में देख रहे हैं। 41, 42 नवाब शाह का तो मुझे पता ही नहीं है कि वहाँ पे क्या हाल होगा। उसके साथ साथ हमारे पूरे मुल्क में डिफॉरेस्टेशन है। जब हम बात करते हैं ना कि यार नॉर्दर्न एरियाज में भी ये मतलब फ्लडिंग इस तरह की क्यों आती है, क्योंकि इलीगल, अच्छा हर एक चीज जुड़ती है ना। जैसे हम अभी मरगला हिल्स की बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, हाँ, तो लॉलेसनेस, वेस्टेड इंटरेस्ट्स, कमर्शियल इंटरेस्ट्स, ये सारे जब इनका मिलाप हो जाए और जैसे देखिए, और ऊपर से मतलब ग्लोबल वार्मिंग और एनवायरमेंटल चेंज, और दूसरा इस वक्त जो कैनाल्स का जो इशू चल रहा है, जो बुनियादी बात है कि सिस्टम में पानी नहीं है, और इस ट्रेंड से आपको लगेगा कि सिस्टम में पानी कम होता जाएगा। तो ये जो सवाल उठ रहा है लोअर रैपेरियन का कि आप ये कैनाल निकाल रहे हो, ये पानी कहाँ से आएगा, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। और ये साइंटिफिक डेटा हमें बता रहा है, अब ये ओपिनियन नहीं है, ये ओपिनियन नहीं है। जी मेरा ख्याल है कि जी पानी नहीं होगा, ये आपको साइंटिफिक डेटा बता रहा है। दिल बड़ा करो, दिल बड़े करने से कुछ नहीं होने वाला सर, दिल बड़े करने से कुछ नहीं होने वाला। क़यामत आ जाएगी। अच्छा देखिए, बिल्कुल आपको स्टोरेज चाहिए, आपको स्टोरेज से साथ साथ आपको कंजर्वेशन चाहिए। अगेन ये वही बातें हैं जो दहाइयों से हो रही हैं, हमें एक बार फिर उनको रिपीट करना थोड़ा सा अजीब ही लग रहा है। अब तो हालत ये है कि आंखों में भी पानी खुश्क होता जा रहा है। जिस तरह का फैसला करने वाले हैं उनकी आंखों में पानी। अब मुझे उस दिन डॉक्टर ने वो ड्रॉप्स दिए कि बाहर से डाला करें तो आंखें आपकी ठीक रहेंगी।